अच्छा, सभी लोग ठीक हो ना? चलो अच्छी बात है, फिर तो सभी लोग अच्छे रहने लगे, है ना? चलो अच्छा बात है कि सब, नहीं अच्छी बात है। सो सारे लोग आ गए क्या? देखो तो बच्चे कितने लोग ज्वाइन हुए अभी तक, कोई बताओ तो फटाफट। चलो धीरे धीरे हो रहे हैं। अच्छा ये बताओ, कल तो लाइट कट गई थी, आधा क्लास तो वेस्ट हो गया था अपना, और बाद में लाइट रात में आई। अरे कैसे डालेंगे, रात भर लाइट आई नहीं, सुबह में लाइट आई, फिर कैसे जी सकते थे? फिर ऐसे ही रात भर सोए नहीं थे, फिर सोए तो लेट जगे तो फिर आइडिया ये आया कि अगर मैं आज कैपेसिटर स्टार्ट कर देता तो डायरेक्ट मंडे को मेरी क्लास होती, आधा कैपेसिटर सब ऐसे ही भूल जाते। तो मैंने सोचा कि बेटर ये है कि कैपेसिटर नए वीक में स्टार्ट करते हैं कि अच्छा स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगा। तो कल वाला जो टॉपिक बचा था उसको आज खत्म करेंगे और उसके अबाउट क्वेश्चंस देखेंगे, फिर थोड़े थोड़े मिक्स क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है? अच्छा कल कुछ क्वेश्चंस दिया था, ट्राई किए थे क्या? हो रहे थे क्या क्वेश्चन? हेलो, अरे ये देखो, ये थोड़ा बहुत वाला काम नहीं चलेगा, ठीक है? करो तो या तो पूरा करो और नहीं तो नहीं करना है, क्योंकि फिजिक्स इस बार सब कुछ मैं पढ़ा ही रहा हूं, तुम लोग भी पढ़ ही रहे हो। आउटपुट डालो, एफर्ट डालो, आएगा आंसर, ठीक है? चलो स्टार्ट किया जाए बच्चे। वेरी गुड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल in uniform electric field। किसी कोई टॉपिक में डाउट है क्या? देखो तो EPE मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। VBI टॉपिक है बच्चे, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VBI कर लेना, ठीक है? चलो सबको ऑडिबल है क्या बच्चे? स्टार्ट किया जाए। ठीक है, चलो सारी लक्ष्मी जी लोग हैं, अच्छी बात ये है, सब लोग आशीर्वाद दिया करो रे तुम लोग। चलो अब आते हैं इस पे, डाइपोल पे। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी ध्यान से सुनना, इससे पहले ना हमने जो टॉपिक देखा था फर्स्ट चैप्टर में, वहां पे जब चेक किया था तब फील्ड के बारे में चेक किया था, और वहां पे यूनिफॉर्म फील्ड भी लिया था और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड भी लिया था। मतलब जब टॉर्क फाइंड आउट किया था, याद है टॉर्क फाइंड आउट किया था, तब वहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रख के दिखाया था, नॉन यूनिफॉर्म में भी रख के दिखाया था। यहां पे सिर्फ यूनिफॉर्म वाला क्वेश्चन आएगा। क्यों? क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म आएगा तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना थोड़ा टिपिकल काम हो जाएगा, तो आपको कोई वरी नहीं करना है, यूनिफॉर्म लिखे तो भी और नहीं लिखे तो भी यूनिफॉर्म ही लेके चलना है, ठीक है? सो अब हाँ बोलो। हाँ आएगा, कल के लेक्चर से आज का लेक्चर कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है? सो हाँ रिकॉर्ड है उतना मैं डाल दूंगा। एक्चुअली उसको ना कंप्रेस होने में 2 घंटे लगते हैं, वो 10 GB से ज्यादा की फाइल होती है ना, फिर उसको कंप्रेस में 2 घंटे लगते हैं, फिर अपलोड में लगते हैं, और लाइट के कॉल से ना इतनी प्रॉब्लम्स हो गई थी। फिर भी कल का जो एक सेशन रिकॉर्ड हुआ था ना, वो मैं अभी डलवा दूंगा। सो चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इससे पहले क्या देखे थे? टॉर्क। याद करो, ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को प्लेस किया, एक चार्ज माइनस क्यू, दूसरा चार्ज प्लस क्यू। इस पे जो फोर्स लगता था वो F1 लिया था, उसकी वैल्यू Q into E थी। इस पे जो फोर्स लगता था उसका नाम F2 लेते थे, और अगेन इसका फॉर्मूला Q into E था। लेट ये इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पे है। याद करो, ये पूरा का पूरा टॉपिक टॉर्क में देखा था कि नहीं देखा था?
टॉर्क की वैल्यू बताओ। वेरी गुड, टॉर्क की वैल्यू कितनी आई थी? मानूंगा पकड़ गए। हाँ, P क्रॉस E था वेक्टर के फॉर्म में, उसका मैग्नीट्यूड जब देखते थे तो कितना आया था? P sin थीटा। बताओ फोर्स की वैल्यू कितनी? नेट फोर्स की वैल्यू, हाँ नेट फोर्स की वैल्यू 0। क्यों? एक ही सिस्टम में एक लेफ्ट लग रहा है दूसरा राइट लग रहा है, इसीलिए नेट फोर्स की वैल्यू क्या थी? 0। ये था कहानी किसका? डायटॉर्क के लिए। अब देखना है सेम कहानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं। हमें पता है कि अगर एनर्जी निकालना है, देखिए 9th क्लास से बच्चे काम कर रहे हैं, कहीं पे भी एनर्जी निकालनी होती थी ना, हम इज्जत से जाके वर्क निकालते थे और वर्क को रिलेट किससे कर देते थे? एनर्जी से। 9th क्लास में डायरेक्ट करते थे, 11th क्लास में थोड़े से समझदार हो गए थे तो वर्क इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इस फॉर्म में डालते थे। मतलब कुछ भी एनर्जी तुमको निकालनी है, तुमको निकालना तो वर्क ही पड़ेगा और वर्क निकाल के ही तुम एनर्जी को निकाल सकते हो। कोई भी ऐसा डेरिवेशन बताओ एनर्जी का जो मैंने बिना वर्क का किया हो, याद करो अगर कोई आता है तो। कोई याद है क्या डेरिवेशन एनर्जी का जो बिना वर्क से हमने किया हो? बोलो बोलो। वेरी गुड। अब वर्क निकालना है तो वर्क का फॉर्मूला क्या था? F डॉट डी, सबको याद है, F डॉट डी या एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। चलो एंगुलर फॉर्म में वर्क की वैल्यू बताओ जल्दी, अरे बोलो। हाँ, टॉर्क डॉट थीटा। फोर्स किस में कन्वर्ट हो जाता है? टाउ में। और डी किस में कन्वर्ट हो जाता है? थीटा में। मतलब टाउ थीटा, और इनके दोनों बीच का एंगल आप कुछ और ले सकते हो, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? डॉट है ना, सो कॉस थीटा। ठीक है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है और एग्जैक्टली दो अलग, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये एंगल की वैल्यू को बताता है। ऐसा ही कुछ था। किसी को डाउट है यहां तक? यस और नो? अब देखो यहां पे टॉर्क की वैल्यू लगा, तुम सबने बोला, मैंने नहीं बोला, तुम लोगों ने बोला यार टॉर्क की वैल्यू 0 नहीं है, और उस टॉर्क की वैल्यू कितनी है? P sin थीटा। ये देखो इसी टॉर्क की वैल्यू तुमने बताई, तुमने किसी और टॉर्क की वैल्यू नहीं बताया। तुमने इसी सिस्टम में बताया है कि इस सिस्टम में इस डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क की वैल्यू P sin थीटा। बताओ ये टॉर्क की वैल्यू क्लॉकवाइज है कि नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज है? जल्दी फिर से देखो, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? हाँ, आंसर क्लॉकवाइज है। क्यों? क्योंकि इधर लगा रहा है, इधर लगा रहा है, तो ऐसे ही घूमेगा। मतलब टॉर्क की वैल्यू क्लॉकवाइज है। ध्यान से सुनना मैं कर क्या रहा हूं। अब टॉर्क की वैल्यू क्लॉकवाइज है, अब जब ये घूमेगा, घूमना मतलब क्या? रोटेशन। और जब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे द्वारा किए गए कार्य से जितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। बहुत सारा भाषण में दे चुका हूं पोटेंशियल एनर्जी जब पढ़ाया था तब, कि हमारे द्वारा किए गए कार्य, मतलब जितना हम एक्सटर्नल काम करके जो एनर्जी, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इनटू दैट सिस्टम एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब काम तो हमें करना है, काम करने से क्या मिलने वाला है हमें? टॉर्क। टॉर्क से डिस्प्लेसमेंट और उससे वर्क, और जितना काम करोगे उतना ही क्या होगा? एनर्जी स्टोर्ड होगा। ठीक है यहां तक? यस और नो? बोलो। अब उसमें भी जैसे गए, ध्यान से सुनना, जैसे वर्क निकालने गए, देखा टॉर्क की वैल्यू किधर है? टॉर्क यहां है, Pe sin थीटा, Pe sin थीटा। अब गड़बड़ ये है कि क्या टॉर्क की वैल्यू पूरे सिस्टम ऑफ रोटेशन के लिए, मतलब इसको इतना रोटेट किया, थोड़ा इतना इतना इतना, क्या हर बार टॉर्क की वैल्यू क्या एक कंप्लीट रोटेशन के लिए सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। हाँ, जैसे जैसे एंगल चेंज होगा टॉर्क की वैल्यू चेंज होगी। तो याद करो, अगर फोर्स वेरिएबल होता था यहां, तो वहां W नहीं तुम DW लेते थे।
जब फोर्स वेरिएबल होता था तब तुम क्या करते थे, तब तुम ऐसा कुछ लिखते थे, dw इक्वल टू एफ डॉट dx लेते थे या dr लेते थे, या उसी को लिखते थे एफ dx cos थीटा। याद करो, ऐसा ही लिखते थे ना, आया ना? अरे बोलो, ऐसा ही, अरे अटका नहीं है, ऐसे ही लिखते थे, ठीक है। सो हमें भी क्या करना है, हमें भी ये स्मॉल वर्क करना है, मतलब फॉर वेरी स्मॉल एंगल, तब उस टाइम में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितना ले सकते हैं, थीटा। तब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या ले सकते हैं, थीटा। अब ध्यान से सुनना, हमें एक्सटर्नली काम करना है, हमें एक्सटर्नली काम करना है। तो देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स के कौन से रोटेशन ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, इसका मतलब हमें रोटेशन कैसे करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, तभी तो एक्सटर्नली काम किया, नहीं तो वो तो इलेक्ट्रिक फोर्स के कौन से ही घूम रहा है ना। तो हमने क्या किया बच्चे कि, अरे कौन है, गलत बात है, देखो यहां पे हम क्या किए कि कहीं पे भी, यह काम करो यही इसी पॉइंट पे, ये थीटा एंगल पे है और बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे डी थीटा। देखो यहां बहुत ही थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं यहां पे डी थीटा, मतलब ये थीटा एंगल पे बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट क्या ले लिया, डी थीटा। बट देखो रोटेशन जो किया ना बच्चे, वो एंटी क्लॉकवाइज किया, मतलब क्लॉकवाइज नहीं किया, ये एंटी क्लॉकवाइज किया। क्यों? क्योंकि जब तुम एंटी क्लॉकवाइज घुमा के एक जगह छोड़ोगे ना, तो ये वापस घूमेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एनर्जी हो सकती है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन। वर्क डन याद है, पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट चार्ज के लिए क्या था, वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। यहां पे ड्यू टू एक्सटर्नल टॉर्क है, यहां पे ड्यू टू एक्सटर्नल टॉर्क है। इसका मतलब तुम क्लॉकवाइज नहीं जा रहे हो, तुम कैसे जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, और एकदम स्लोली 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 जा रहे हो। अगर तुम स्लोली 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 जा रहे हो, तो इसका मतलब तुमको एक्सटर्नल टॉर्क ऑलमोस्ट किसके इक्वल टू यूज करना पड़ेगा, P sin थीटा के इक्वल टू यूज करना पड़ेगा। वहां पे भी ऐसे ही था, हम ऐसे आते थे, दूर से आते थे और कितना किसको अपोज करते थे, तो इलेक्ट्रिक फोर्स को अपोज करते थे। सो इलेक्ट्रिक फोर्स को अपोज करते थे तो बहुत स्लोली आते थे, इसीलिए हम इलेक्ट्रिक फोर्स को ही एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल टू लेते थे। यहां तक किसी को याद आया कि नहीं याद आया, बोलो। हाँ, ये सिर्फ ये तुमको एग्जाम में लिखना नहीं है, ये तुमको समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि एंटी क्लॉकवाइज क्यों घुमाया, क्लॉकवाइज भी तो घुमा सकते थे। क्लॉकवाइज हम पोटेंशियल एनर्जी उसको दे रहे हैं, इसका मतलब हम क्लॉकवाइज, हमारा क्या रोल हुआ, क्लॉकवाइज जब घूमना रहा तो खुद से घूमेगा, हमारा क्या रोल हुआ, तो हमें एनर्जी अगर उसको देनी है सिस्टम को, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। अब पूरा का पूरा एक रोटेशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि टॉर्क की वैल्यू चेंज हो जाएगी हर बार, तो हम क्या करेंगे, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे। तो ये सब हमारे काम का नहीं है, ये सब तुमको समझने के लिए दिया था, ये सब सिर्फ तुम टॉर्क की वैल्यू लिख सकते हो, या हालांकि नोट्स में तो सब है ही, टेंशन मत लो। क्या लिखेंगे कि सबसे पहले स्टेटमेंट डालेंगे, कंसीडर ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉर वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखो, अच्छा रहेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d theta of dipole due to external torque is, तो dw इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्सटर्नल टॉर्क इज dw इक्वल टू टाउ d थीटा इनटू cos थीटा की वैल्यू बताओ, इसी के लिए थीटा की वैल्यू बताओ जल्दी। ना 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 ना, डी थीटा डिस्प्लेसमेंट है, वहां मैं एंगल की बात कर रहा हूं। एंगल किसके बीच का चाहिए, यहां जो cos थीटा होता है, ना 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 ना, फिर से देखो, ऑडिबल है क्या बच्चे सबको, हाँ ठीक है, सुनो, एंगल जो है ना वो टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है थीटा।
ये डी थीटा बच्चा डिस्प्लेसमेंट है और यहां थीटा एंगल को बताने वाला है। तो देखो ध्यान से सुनना, तुम घुमा किधर रहे हो भाई, देखो तो इधर क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, बोलो क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, कितने समझदार हो गए तुम लोग। एंड वर्क डन किसके लिए निकाल रहे हो, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, आप चेक करो कि फोर्स के कॉज से टॉर्क किधर लग रहा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। अरे क्लॉकवाइज लग रहा है, मार खाओगे सब। फोर्स यहां पे जो लग रहा है इसके कॉज से जो टॉर्क डेवलप हो रहा है वो कैसे हो रहा है, क्लॉकवाइज, और ये किधर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, हमने डिस्प्लेसमेंट एंटी क्लॉकवाइज किया, और उस टाइम में जो इस पे टॉर्क लग रहा था किधर लग रहा था, क्लॉकवाइज लग रहा था। यस और नो, अरे बोलो, आप बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना, कितना एंगल दोनों के बीच का, 180 डिग्री। अरे दोनों का रोटेशन एंगुलर में ऐसे ही होता है, दोनों का रोटेशन अगर सेम है, देखो अगर ये भी ऐसे घूमता वो भी ऐसे घूमता, मतलब टॉर्क भी ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे हो रहा है, तो एंगल की वैल्यू 0। अगर टॉर्क इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो एंगल की वैल्यू 180 डिग्री। अगर टॉर्क ऐसे हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे होता, देखो टॉर्क ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे होता, तो एंगल की वैल्यू कितनी हो जाती, 90 डिग्री। ऐसे एंगल चेक करते हैं, तो हमारे लिए एंगल की हमारे लिए एंगल की वैल्यू कितनी, 180 डिग्री। किसी को भी एंगल में डाउट है, अरे बोलो डाउट है। अब बस इतना ही समझना था। अब बाकी वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स पता है, माइनस ऑफ डी यू लिख सकते हैं। अरे माइनस डेल्टा यू होता है, लेकिन यहाँ पे डी डब्ल्यू है ना, तो डी यू लिख सकते हैं। इक्वल टू टाउ का वैल्यू क्या है, पी ई साइन थीटा। टॉर्क की वैल्यू कितनी है, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। कितनी होती है, -1। सो डी यू की वैल्यू माइनस पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। माइनस माइनस अच्छा नहीं दिख रहा है, कैंसिल कर दिए। डी यू की वैल्यू क्या आ गई, पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। इंटीग्रेट कर देते हैं। सपोज रोटेशन हो रहा है θ1 से θ2, तो ये एनर्जी क्या हो जाएगी, u1 से लेके u2 तक। मतलब अगर तुम रोटेशन कर रहे हो θ1 से θ2, तो θ1 पे कुछ एनर्जी होगी और θ2 पे भी एनर्जी होगी। अब du का इंटीग्रेशन u, अपर लिमिट u2 माइनस लोअर लिमिट u1, p कांस्टेंट है बाहर फेंक दिया। बताओ साइन थीटा का इंटीग्रेशन, अरे बोलो साइन थीटा का इंटीग्रेशन। हाँ प्लस मत बोलना, माइनस ऑफ कॉस थीटा। कहां से कहां तक, तो θ1 से लेके θ2 तक। सो u2 माइनस u1 इक्वल टू, ये माइनस अच्छा नहीं दिख रहा है, बाहर फेंक देते हैं। सो p और अपर लिमिट डाला तो cos θ2 माइनस cos θ1। किसी को डाउट है, ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकला, ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकला। मतलब दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकला। याद करो, धुल्ला धुल्ला सा प्रेशर यहां डालोगे तो पता चलेगा। पोटेंशियल एनर्जी हम कभी भी नहीं निकाल पाते, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालते हैं। लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो एक जगह क्या लेना पड़ेगा, रेफरेंस लेना पड़ेगा। अरे इन्फिनिटी तो पॉइंट चार्ज के लिए था ना, हम डाइपोल की बात कर रहे हैं। मतलब आउटपुट ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी, कि एक जगह हमें एनर्जी जीरो लेनी पड़ेगी, जहां पे जीरो हो। अब यहां तुमको किधर k3/r² दिख रहा है, जब तुम इन्फिनिटी पे ले लोगे r की वैल्यू तो जीरो दिखेगी। तो यहां पे वैसा नहीं है, लेकिन इतना पता है कि एक जगह जीरो पक्का लेना है भाई, एक जगह जीरो पक्का लेना है। तो देखा गया कि एनर्जी की वैल्यू जीरो, जो रेफरेंस लिया गया वो थीटा की वैल्यू 90 पे होती है। मैं अभी नहीं समझा पाऊंगा थीटा की वैल्यू 90 पे क्यों लेते हैं, 10-20 सेकेंड 30 सेकेंड के बाद जरूर समझा पाऊंगा। तो मैं क्या करता हूं, पहले स्क्रीनशॉट लो, रब करता हूं मैं इधर, स्क्रीनशॉट लो जल्दी, ले लिए, अरे ले लिए, हाँ। सो चलो अब देखो इधर, हाँ अब क्या किया कि लेट
when theta 1 equal to 90 डिग्री u1 equal to 0, मतलब लेट कर लिया कि ये जो एंगल की वैल्यू 90 है, मतलब ऐसे है, जब ऐसे डाइपोल है तब एनर्जी की वैल्यू कितनी थी? 0। बाद में मैं दिखा दूंगा कैसे हुआ 0, अभी चेक कर लो। जब थीटा 1 की वैल्यू कितनी थी? 90, तब एनर्जी की वैल्यू 0, और जब थीटा 2 की वैल्यू कुछ भी थीटा नहीं हो तो एनर्जी की वैल्यू u होगी, मतलब एक 0 ले लिया तो दूसरे को u ले लिया। इसको लेने से फायदा क्या हुआ? इसको लिखते हैं, u2 की वैल्यू कितनी है? u, u1 की वैल्यू कितनी है? 0, इक्वल टू माइनस ऑफ p cos चेक करो, cos थीटा 2 की वैल्यू कितनी है? थीटा, माइनस थीटा 1 की वैल्यू कितनी है? 90, cos 90 कितना होता है बच्चे? 0। सो क्या आ गया? माइनस p cos थीटा, या इसी को लिख सकते हैं माइनस p डॉट e। देखो तो कोई डाउट है? अरे हाँ या ना? पक्का समझ में आया? एनर्जी की वैल्यू कितनी आई? माइनस ऑफ p cos थीटा, और उसी को लिख सकते हैं p डॉट e। तो याद करो, टॉर्क का वैल्यू क्या था? p क्रॉस e, टॉर्क का वैल्यू p क्रॉस e, और एनर्जी का वैल्यू p डॉट e, लेकिन माइनस में। याद रखना, माइनस कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा है, माइनस का बहुत इंपॉर्टेंस है। जब हम मैग्नेट में आएंगे ना, तो ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ये मैग्नेटिक डाइपोल हो जाएगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। कोई रिलेशन का चेंज नहीं, सब कुछ सेम आएगा। मतलब वहां डिटो ना कॉपी पेस्ट करके मैं रख दूंगा, डेरिवेशन कराऊंगा, बट फॉर्मूला वैसे ही क्या वैसे ही आ जाता है। सो हमें ये फाइनली पता चल गया कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी डाइपोल का एक किसी भी सिंगल पॉइंट पे कितना होता है? माइनस p cos थीटा या p डॉट e, माइनस p cos थीटा या p डॉट e। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो जल्दी, हाँ फिर से बोलो बच्चे। अभी u2 0 क्यों करना है? अगर एक रेफरेंस ले लिया तो u2 0 क्यों होगा? u2 तो 0 होने की पॉसिबिलिटीज है ही नहीं। अब हाँ बोलो 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 बोलो। अच्छा चलो, इसके मैं 3 केसेस करा दे रहा हूं, 3 केस कराने के बाद तुम अपने डाउट्स फिर से पूछना, ठीक है? अभी उस टाइम में शायद तुम्हारा डाउट्स क्लियर हो जाए। एनर्जी के सिस्टम का डाइपोल का फॉर्मूला आ गया माइनस p cos थीटा। केस 1 when थीटा इक्वल टू 0। थीटा इक्वल टू 0 कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल दोनों के दोनों क्या होंगे? पैरेलल होंगे, मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। कब 0 होगा? जब दोनों के दोनों क्या रहेंगे? पैरेलल। देखो डाइपोल का डायरेक्शन किधर से किधर होता है? -2 प्लस, मतलब ये p हो गया, और e, दोनों के बीच का एंगल कितना? 0। तब एनर्जी की वैल्यू बोलो कितनी आ गई? माइनस ऑफ p cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी? 1। सो u की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस p, ठीक है? अब आते हैं केस 2। when थीटा इक्वल टू 90, when थीटा इक्वल टू 90 कैसे होगा 90? जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का एंगल कितना हो? 90 डिग्री हो, तो 90 उसी को बोलते हैं, और उसी को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो चेक करो, ये E है और ये P है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया बच्चे? 90 डिग्री। उस टाइम में U की वैल्यू माइनस ऑफ P cos 90 की वैल्यू 0 होती है, सो U की वैल्यू क्या आ गई? 0। नाउ केस 3 when थीटा इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। सो वो कब होगा? जब दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री रहेगा, तो उसको एंटी पैरेलल या थीटा इक्वल टू 180 बोलते हैं। कब होगा? जब माइनस इधर होगा और प्लस इधर होगा। हाँ या ना? जल्दी बोलो। हाँ सर, इतना धीरे से बोल रहे हैं सब। आंसर कितना आएगा? p प्लस क्यों? क्योंकि cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। वेरी गुड। प्रियांशी का डाउट ये था कि क्या कभी u की वैल्यू 0 हो सकती है? आंसर है हाँ। जब 90 रहता, यहां पे भी रेफरेंस लिया था कि नहीं लिया था? अरे बोलो जल्दी, लिया था ना रेफरेंस? चेक करो यहां पे सही आ गया कि नहीं आ गया?
अगर हम रेफरेंस यहाँ पे लेते हैं तो उस टाइम पे जब चेक किया गया तो 90 डिग्री पे पूरी की वैल्यू कितनी आ रही थी, 90 आ रही थी। इसका मतलब हमारा एजम्पशन जो था वो सही एजम्पशन था कि जब थीटा की वैल्यू 90 है तब एनर्जी की वैल्यू वहां पे कितनी है, 0 है। किसी को डाउट है तो पूछो, पक्का ना? अब बताओ कि सबसे ये तीनों केस में सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से केस में है, जल्दी। थर्ड केस। अच्छा ये बताओ सबसे कम एनर्जी कौन से केस में, 1 में कि 2 में? फर्स्ट केस की सेकंड केस, ध्यान से देखो। हाँ फर्स्ट केस। फर्स्ट केस क्यों? बिकॉज 0 से निगेटिव छोटा होता है। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, माइनस मींस स्मॉल होता है, इसका मतलब मिनिमम इस पे और मैक्सिमम इस पे। अब बताओ स्टेबल कौन से केस में, 1 में, 2 में या 3 में? स्टेबल कौन से केस में, जल्दी बोलो। 1 में। ये हाँ टॉर्क जब मैं सिखाया था ना, हाँ नहीं एक टॉर्क में भी सिखाया था, इसी केस में जब थीटा की वैल्यू 0 था ना तब वहां पे स्टेबल था, मैंने सिखाया था वहां पे क्यों स्टेबल था। वहां पे सिखाया था अगर डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं वापस अपने पोजीशन में आ जाता है तो स्टेबल है, नहीं तो अनस्टेबल है। यहां पे देखो कितना सिंपल है, मेरे पास एनर्जी कम, मेरी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। मेरे पास पैसे कम है, मैं कहीं पे भी घूम फिर सकता हूं अकेले, मुझे किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं है। जैसे मुझे पैसा आया, मेरे पास एनर्जी आ गई, मेरी स्टेबिलिटी उतनी कम हो गई, मैं कहीं पे भी अकेले नहीं जा सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को मारने और छीनने वाले मेरे से बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तो एनर्जी याद रखना, मैंने 11th में भी सिखाया था, एनर्जी जितनी कम स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। सो स्टेबल कौन? फर्स्ट केस में, जब मतलब थीटा की वैल्यू 0 तब स्टेबल, और जब थीटा की वैल्यू 180 मतलब एनर्जी जब मैक्सिमम होता है तब केस क्या होता है, अनस्टेबल। ठीक है। सो टॉर्क में दूसरे मेथड से स्टेबिलिटी बताया था, एनर्जी में एनर्जी के मेथड से बताया, लेकिन आंसर चेंज नहीं हुआ। उसमें भी फर्स्ट केस में भी यही तो केस था, फर्स्ट केस में स्टेबल है, सेकंड केस में ये थर्ड केस में अनस्टेबल है। किसी को कोई डाउट आया? अरे हाँ या ना? पक्का किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ सो मैं रब करने वाला हूं, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, मैं रब कर रहा हूं। और क्वेश्चन पे आते हैं, नहीं एक और टॉपिक पे आते हैं जल्दी। सो स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक है। अब आते हैं, सुनना ध्यान से। सो बहुत ही सिंपल है। अच्छा ये बताओ, जानते हो इसमें होता क्या है? मैं भी जब स्टूडेंट था तब भी मेरे को प्रॉब्लम होती थी कि एनर्जी तो समझ में आता है भाई, कोई बात नहीं, कि एनर्जी की वैल्यू ना माइनस पी कॉस थीटा है। जब पूछ देते थे ना पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस 2 पॉइंट पे बताओ क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बताओ 2 पॉइंट पे क्या होगा, तो मेरे जैसे लोग ना टेंशन में आ जाते थे कि थीटा 1 माइनस थीटा 2 होता है, मतलब cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 होता है, या cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 होता है। और आंसर ऑप्शन में दोनों होता था, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। तो मेरे ऐसे लोग उस टाइम में रिजॉल्व नहीं कर पाते थे क्योंकि मुझे समझता नहीं था। बाद में जब बड़ा होके पढ़ाने आया तब देखा कि अच्छा ये ऐसे हम सेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखना। तुम सिर्फ एनर्जी का फॉर्मूला याद रखो, एनर्जी का फॉर्मूला तुमको पता है माइनस पी कॉस थीटा। अगर तुमको पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस पूछा मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल का मैंने 2 ले लिया, इनिशियल 1 ले लिया। इसमें तो बच्चों को भी पता है कि डेल्टा मतलब चेंज होता है और वो चेंज फाइनल माइनस इनिशियल होता है, कोई बात नहीं। अब फाइनल लिख दो, फाइनल क्या हो जाएगा माइनस ऑफ पी कॉस थीटा 2, कुछ नहीं अलग अलग ही लिखो, माइनस पी कॉस थीटा है, u2 की जगह थीटा 2 लिख दिया, माइनस की जगह माइनस, और ये क्या हो जाएगा फिर से माइनस पी कॉस थीटा 1। तो हो गया था भाई माइनस पी कॉस थीटा 2 और ये माइनस माइनस प्लस पी कॉस थीटा 1। कॉमन टर्म क्या है, p कॉमन टर्म हो गया
सो cos थीटा 1 हो गया माइनस cos थीटा 2। सो बच्चे ये वाला फॉर्मूला आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है। क्या बोला पता चला? अरे हाँ या ना? तुम सिर्फ ये याद रखना, बाकी वैल्यू पुट कर देना। क्यों? क्योंकि तुमको याद नहीं रहेगा कि कब थीटा 1 माइनस थीटा, अभी और भी टर्म्स आएंगे ना तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे उसमें, ठीक है। सो चलो अब आते हैं, जो टॉपिक मैं करा रहा हूं वो बोर्ड में नहीं पूछेंगे, डेरिवेशन में क्वेश्चन में पूछे। मैं बोर्ड का भी क्वेश्चन कराऊंगा, दिखेगा भी। टॉपिक है वर्क डन टू रोटेट डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म बोले तब भी, नहीं बोले तब भी हमें यूनिफॉर्म ही लेना, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म यहां पे है ही नहीं केस। सो वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन तो भाई दोनों चीजों से पूछ सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स से भी और एक्सटर्नल फोर्स से भी। इलेक्ट्रिक फोर्स बोल दिया तो कंजर्वेटिव हो गया, और एक्सटर्नल फोर्स बोल दिया तो नॉन कंजर्वेटिव हो गया। तो क्वेश्चन आप उसका कैसे याद रखेंगे? कोई बात नहीं भाई, वर्क का फॉर्मूला तुमको तो पता ही है। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स के कॉज से पूछ दिया, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स के कॉज से पूछ दिया तो माइनस डेल्टा यू, और अगर एक्सटर्नल फोर्स के कॉज से पूछ दिया तो प्लस डेल्टा यू। इतना तो सबको पता ही है ना? अरे हाँ या ना? तो इतना पता है तो कोई बात नहीं, ये u1 माइनस u2 हो गया और ये u2 माइनस u1 हो गया। u तो तुमको पहले से ही सिखाया गया है ना, u का फॉर्मूला माइनस p cos थीटा होता है, तो ये थीटा 1 हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया p cos थीटा 2। अगर उसमें से भी अच्छा लगे आपको p बाहर निकालना तो cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 हो जाएगा। अभी देखो इससे पहले देखा था तो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 था, इसीलिए बोला था याद नहीं करने का, क्योंकि तुम पता नहीं चलेगा तुमको कौन सा कब प्लस माइनस होता है। सो बेटर है एनर्जी का याद रखो, बाकी का तो लिख ही सकते हैं। अभी यहाँ पे लिखना है तो p जैसे कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। किसी को कोई प्रॉब्लम है? बोलो। हाँ, सो याद जो है वो वही फॉर्मूला याद रखना है, माइनस p cos थीटा। अपने अकॉर्डिंग तुमको जैसे जहां पे सुटेबल लगे वहां पुट कर देना, चाहे एक्सटर्नल बोले या इंटरनल। दूसरा याद रखना है, सुनो, जब भी किसी क्वेश्चन में अगर तुमको पूछे कि अगर उसको रोटेट करने में, सपोज 0 डिग्री से 180 डिग्री तक रोटेट करने में कितना वर्क डन यूज हुआ, 0 से 180 डिग्री तक रोटेट होने में कितना एनर्जी यूज हुआ, इसका मतलब तुमने एक्सटर्नली काम किया है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स के कॉज से नहीं रोटेट हुआ है। अगर उसने बोला है 0 से 180 डिग्री तक गया है, इसका मतलब तुम काम करके लेके जा रहे हो, इसका मतलब ये वाला यूज होगा, वो यूज कर दोगे तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। क्या बोला पता चला? कि जब भी अगर बोले ना कि रोटेट करके वर्क डन निकालना है और मेंशन नहीं करे कि ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, तब तक तुमको समझना है कि तुम ही काम करने वाले हो वहां पे, और तुम जब काम करोगे इसका मतलब एक्सटर्नली वर्क हो रहा है, इसका मतलब प्लस डेल्टा यू लेना। ठीक है? यस और नो? चलो अब टाइम पास, हाँ चलो 2 टाइम पास क्वेश्चन लेते हैं बोर्ड का, और उसकी उसी से रिलेटेड अलग टाइप का क्वेश्चन है, वो तुम्हारे लिए होमवर्क जाएगा। ठीक है? सो फटाफट देखते हैं, नोटबुक निकाल लो फटाफट क्वेश्चन करने के लिए, मैं नहीं करूंगा, तुम्ही को करना है। सो क्वेश्चन है पहला, पता नहीं कौन से ईयर में पूछा था, बट लास्ट के 10 ही साल के पेपर थे सब। द डाइपोल इज अलाइंड, the dipole is aligned parallel to electric field. The dipole is aligned parallel to electric field. Full stop. Find work done in rotating it through angle of 180 degree. Angle of 180 degree. क्वेश्चन क्या है सुनो, द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अलाइंड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है पहले स्टार्टिंग में? बोलो 0। अब बोल रहा है कि वर्क डन इन रोटेटिंग इट थ्रू 180 डिग्री।
मेंशन नहीं किया है कि काम कौन कर रहा है, मतलब तुम ही कर रहे हो। अगर वो मेंशन बोलता ना कि वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो माइनस डेल्टा यू लिखना पड़ता। नहीं अगर मेंशन किया मतलब तुम ही काम करने वाले हो। चलो आंसर बताओ जल्दी, फिर से बोलो। 2PE सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। वेरी गुड। W इक्वल टू क्या लिखेंगे? प्लस डेल्टा U। वेरी गुड। U2 माइनस U1, सो P कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा 2 माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 1। P की जगह P है, थीटा 2 की वैल्यू 180 डिग्री है और थीटा 1 कहां से स्टार्ट किए थे? 0 से। सो P की जगह P है cos 180 माइनस 1, माइनस माइनस मिलके प्लस cos 01। आंसर कितना आ गया? 2P। सबका है क्या बच्चे? पक्का? डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करो, खत्म होने वाला है। ये वाला ये भी बोर्ड में पूछा हुआ है, देखना बोर्ड में कितने टाइम पास क्वेश्चन पूछते हैं। इससे पहले वाला भी 2 मार्क के लिए था, ये भी क्वेश्चन 2 मार्क के लिए। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एन electric dipole of length 2 centimeter, of length 2 centimeter when placed with its axis, with its axis making MAKING, making 60 degree angle with electric field, 60 degree angle with electric field, comma, experience a torque of, experience a torque of 8 root 3 न्यूटन इंटू मीटर। मतलब टॉर्क की वैल्यू दिया है बच्चे 8 रूट 3 न्यूटन मीटर। अब बोला है कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, कैलकुलेट potential energy of dipole if it has a charge, it has a charge of plus minus 4 नैनो कूलम। मतलब एक प्लस में चार्ज होता है और एक माइनस में होता है ना, तो डाइपोल का चार्ज है। बोला है कि an electric dipole of length 20 centimeter when placed with its axis making an angle 60 degree with electric field, comma, experience a torque of 8 root 3 Newton meter, calculate potential energy of dipole if it has a charge, if it has a charge of 4 nano coulomb plus minus। आंसर बताओ। क्वेश्चन समझ में आया क्या सबको? बच्चे क्वेश्चन समझ में आया क्या? जल्दी करो, जल्दी करो। डी थीटा क्यों चाहिए तुमको? सही है, वेरी गुड। बाकी लोग रास्ते में हैं? जल्दी बोलो, जल्दी। अरे और किसी का नहीं हुआ बच्चे? ऑडिबल है क्या मेरा साउंड? बट आंसर नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, करो। इतना देर में क्लास में रहता तो गाना वाना गा सकता था ना। इतना देर का क्वेश्चन नहीं था, कोई बात नहीं। आप लोग टैली कीजिए मेरे से, अच्छा अच्छा फील
अब बहुत बुरा बुरा फील होगा कि क्यों नहीं बना। चलो क्वेश्चन ये है कि टॉर्क की वैल्यू गिवन है। किसकी वैल्यू गिवन है? टॉर्क। बोला है ना कि डाइपोल -8 आया क्या? हाँ सही है, आ गया तो अच्छी बात है, वेरी गुड, सही है। बोला है ना कि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री एंगल बना रहा है और टॉर्क दिया है। नहीं, टॉर्क का छोड़ो, निकालना क्या है? हमेशा मैं बता रहा हूं जो निकालना है उसके पीछे पढ़ो। निकालना है पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू दिया है कितना? 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितना दिया है? कॉस थीटा की वैल्यू 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, मतलब p/2। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि p भी पता नहीं है और e भी पता नहीं है। ना p पता है ना ही e पता है, तो कोई बात नहीं। आप देखा टॉर्क जो दिया वो टाइम पास के लिए तो देगा नहीं, तो टॉर्क दिया है, टॉर्क की वैल्यू कितनी है? 8√3। टॉर्क का फॉर्मूला पता है p sin थीटा। कितना पता है? p sin थीटा। थीटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, कितनी वैल्यू पता है? 60। थीटा तो दोनों में 60 है, टॉर्क के लिए भी और एनर्जी के लिए भी। सो 60 sin 60 कितना होता है बच्चे? sin 60 √3/2। वेरी गुड। तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ, √3 से √3। p की वैल्यू कितनी आ गई? 16। डाल दो यहाँ पे। u की वैल्यू -16/2 कितना आ गया? -8। इजी था कि बहुत इजी था? सही क्या? बहुत सही। अब बताओ ये 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए इतना टाइम लगाओगे तो हो गया ना अपना कल्याण फिजिक्स पढ़ने का। सो जब भी ऐसा क्वेश्चन है निकाल सकते हैं, बट वो मामू बनाने के लिए दिया था ना, डाइपोल की जरूरत क्यों है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है नहीं, डायरेक्ट निकल गया ना वैल्यू। अगर डाइपोल निकाल भी लेता तो ई की वैल्यू तुमको थोड़ी दिया था, ठीक है? हाँ हाँ। अबे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकालते जब P डायरेक्ट निकल जा रहा है? हाँ, टाइम पास के लिए दिया था, तुम लोगों को टेंशन में देने के लिए दिया था, और दे भी दिया ना टेंशन में। सब लोग उधर लगे पड़े थे। जब ऐसे पकड़ सकते थे क्यों पीछे घूम के पकड़ना है? ये क्वेश्चन हो गया ना। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके अबाउट बच्चे। हाँ, एक क्वेश्चन और फालतू सा करते हैं। इसके ऊपर कोई ढंग का क्वेश्चन जनरेट नहीं होता है। नीट में देखोगे ना, या JEE में भी इसके क्वेश्चन एडवांस लेवल पे ही थोड़े ठीक बनते हैं। थोड़े से वो घुमा फिरा के SHM वगैरह के में डाल देता है तो ठीक बनता है। बाकी ऐसे जो पोटेंशियल एनर्जी क्वेश्चन है वो सब टाइम पास होते हैं। नीट वाले खास करके देखना, तुम लोगों के ये में ना नीट में बहुत बार पूछा गया है, देखना सब टाइम पास वाले क्वेश्चन है, 2-2 लाइन 3-3 लाइन में बनेंगे। एक क्वेश्चन और करो जल्दी। मैं बोल के लिखाऊं क्या कि लिख के लिखाऊं? अच्छा चलो एक काम करो, कैलकुलेट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कैलकुलेट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल which placed in which, अच्छा डाइपोल, एक मिनट, डाइपोल की वैल्यू दिया है बच्चे। डाइपोल की वैल्यू लेते हैं 20 कूलम मीटर। कैलकुलेट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल 20 कूलम पर मीटर which is placed in uniform electric field। वैल्यू दिया है 15 न्यूटन पर कूलम। 15 न्यूटन पर कूलम। टू नहीं, कैलकुलेट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल व्हिच इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस टाइप का क्वेश्चन नीट में भी दिखा था मुझे और बोर्ड में भी दिखा था। मतलब उसको 2 पॉइंट के बीच निकालना है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम और दूसरा पॉइंट कौन सा है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आंसर बताओ।
मुझे नहीं पता, वो तो अपने मन से मैंने कुछ भी बना दिया ना, इसके लिए आंसर नहीं पता, बट ठीक है निकाल सकता हूँ, रुक जाओ। हाँ 600 है, 15 सही है, 600 ही आना चाहिए। 300 कैसे आएगा? थीटा 1 की वैल्यू 0 डिग्री एंड थीटा 2 की वैल्यू अनस्टेबल मतलब कितना है 180 डिग्री। डेल्टा यू बोला है मतलब u2 माइनस u1, p कॉमन ले लिया तो माइनस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1। p की वैल्यू p 20, e की वैल्यू 15। हाँ तो सही है ना। थीटा 2 की वैल्यू कितनी है 180, cos 180 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 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 कितना हो गया 600 जूल। गड़बड़ नहीं करोगे ना आप? सो अगर गड़बड़ नहीं होगा तो हो गया। पोटेंशियल एनर्जी के इससे टिपिकल क्वेश्चन आते नहीं है, और कुछ जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले हैं ना मैं यूज करूंगा उधर, क्या नाम में थोड़ा बहुत यूज करेंगे, बाकी नीट लेवल पे जेडब्ल्यू लेवल पे हो गया। सो अब जो है ना, अब एक क्वेश्चन इस टाइप का ना थोड़ा सा वैरायटी करके मैंने नोट्स में डाल दिया, तो खुद से कर लेना तो थोड़ा और अच्छा फील हो जाएगा। मैंने आंसर भी नीचे लिख लिया है तो उसे टैली कर लेना। अभी जो आते हैं ना थोड़े जनरल क्वेश्चन करते हैं पीछे वाले टॉपिक्स के, और नेक्स्ट क्लास में जैसा कि मुझे कैपेसिटर स्टार्ट करना है, अगर मुझे टाइम मिल गया कल तो मैं रिकॉर्ड करके कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन वीडियो ग्रुप पे डाल दूंगा, मतलब यूट्यूब पे डाल दूंगा, और वो पब्लिक रहेगा, एक ही लेक्चर कैपेसिटर का और पब्लिक रहेगा। सो अगर टाइम मिला तो ठीक है, नहीं तो मंडे में फिर से स्टार्ट करेंगे, अच्छी बात है। चलो एक क्वेश्चन एक दो करते हैं जेडब्ल्यू और नीट के। अच्छा लाइव ठीक रहेगा। अरे इंट्रोडक्शन में उसमें ना, अच्छा ठीक है देखते हैं। हाँ स्कूल वाले पता है, स्कूल वाले के बस चले ना तो लोग जान ले लें। अच्छा चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा अच्छा फील कराते हैं, ठीक है। सो चलो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन हाँ चलो एक क्वेश्चन है बच्चे, देखो ये नीट में पूछा गया है, ठीक है। तो जेडब्ल्यू वाले जो जितने लोग मैथ्स वाले हो शर्म करना, आंसर आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नीट वाले क्वेश्चन टाइम पास वाले होते हैं। सो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है सी, इन दोनों का बीच का पॉइंट है बी, और यहां एक पॉइंट है डी। चार्जेस q प्लस q एंड माइनस q आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी। यहां पे बच्चे प्लस q प्लेस्ड है, यहां पे माइनस q प्लेस्ड है। ये आर्क है, ये बच्चे एक आर्क है, याद रखो ये आर्क है। अभी a से लेके b तक का बीच का डिस्टेंस 12 है, a से b तक का बीच का डिस्टेंस 12 है, और a b के बीच का पॉइंट c है, मतलब सब इक्वी डिस्टेंस पे है, सब के सब इक्वी डिस्टेंस पे। पूछा है देखो, फाइंड वर्क डन इन मूविंग, फाइंड वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज प्लस कैपिटल Q along the semicircle CRD। अच्छा R इधर है, ये R रेडी है, मतलब ये R ले लिया है, CRD मतलब वर्क डन निकालना है, बच्चे इन मूविंग ए चार्ज। यहां से कोई प्लस कैपिटल Q का चार्ज ले रहे हैं और इस रास्ते से D पॉइंट पे जा रहे हैं। C से कहां तक जा रहे हैं? D पॉइंट पे जा रहे हैं, एंड वी हैव टू फाइंड वर्क डन। निकालना स्टार्ट करो, ये 2007 में नीट में पूछा गया था। मैं ऑप्शन डाल रहा हूं बट तुम निकालना स्टार्ट करो, तुमको ऑप्शन से लेना देना नहीं है। क्वेश्चन सबको पता चला बच्चे? हाँ या ना? क्या रिपीट? अच्छा क्वेश्चन,
फाइंड वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज। अच्छा जान दो, यहां देखो ये डायग्राम समझ में आया। ए सी बी डी इक्वी डिस्टेंस है, ए से बी तक का डिस्टेंस 12 है। ए पे चार्ज है प्लस क्यू, बी पे चार्ज है माइनस क्यू। एक चार्ज प्लस कैपिटल क्यू को सी से डी पे लेके जा रहे हैं। इस रास्ते ये आर्क जो है ना, इस रास्ते लेके जा रहे हैं कैपिटल क्यू को सी से लेके डी तक। बोला है काम कितना करना पड़ेगा, वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, पता चला? बोलो। भाई ऑप्शन ही तो मेरे को ध्यान नहीं है, रुक जाओ चेक करता हूं एक बार। वैसे ऑप्शन मुझे याद नहीं है, सॉल्व भी करना पड़ेगा। या रुको, सॉल्व करने मुझे टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैं शॉर्टकट उसका मुझे पता है। किसका आंसर आया बच्चे, नाम बताओ किसका आंसर आया? अरे नाम तो बताओ। अतुल, वेरी गुड। वैसे मुझे आंसर इसका नहीं पता, इसमें सिर्फ स्क्रीनशॉट में क्वेश्चन है, आंसर नहीं है। बट डी। आज सुनो, कोई देखना मत इधर, तुम अपना जिसका नहीं हुआ अपना सॉल्व करो, मैं कर रहा हूं। अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता, मुझे चेक करने दो। सी से डी जा रहा है, क्यू फाइनल पोटेंशियल मतलब डी पे आएगा, डी पे आएगा तो के और क्यू कॉमन है और डिस्टेंस जो हो जाएगा फाइनल जो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा एल और एल 3l, सो 1/3l माइनस 1/l, LCM 3 माइनस QQ अपॉन 4πε0। अब ये कितना हो जाएगा, इंटू 1 माइनस 3 माइनस 2/3l। है लग तो रहा है, ये कौन सा ऑप्शन है देखो तो एक बार, 6πε0l। अरे मेरा आंसर माइनस में आया, ऑप्शन सी आया। अतुल सही है। अब बताओ तुम लोगों ने क्या सोचा, बोलो किसका आया सी? कितने लोगों का सी आंसर आया बच्चे, फटाफट बताओ। अरे बोलो। रुके तो हैं ही। सी आया। अब देखो मैंने शॉर्ट में किया है, तुम लोगों ने लॉन्ग में किया होगा शायद। मेरा देखो ये यहीं पर ऐसा ही किया है। अच्छा थोड़ा बता तो ऐसा क्यों किया है, बता क्या किया गया है? फाइनल माइनस इनिशियल सर, वो वोल्टेज ऐसा वाला एक और सम करवाए थे ना जिसमें वो ऊपर से नीचे आता है। अच्छा ठीक है, आता है। तो ये बताओ मैंने पोटेंशियल सिर्फ चार्ज प्लस क्यू के कॉज से क्यों लिया, माइनस चार्ज क्यू की कॉज से पोटेंशियल क्यों नहीं लिया? आ गया ना, हो गया ना सब कंसेप्ट। एक्सटर्नल है ना 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 मार खाएगी तुम। प्लस चार्ज क्यू को भूल जा, रुक जाओ, प्लस चार्ज क्यू को भूल जाओ, लेके जाना इसी को ना, यहां से एक चार्ज प्लस क्यू को लेके जाना है। तुम फॉर्मूला याद है मैंने बताया था, जब भी लेके जाना है एक जगह से दूसरे जगह तो या तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस दिखाओ और नहीं तो क्यू डेल्टा वी यूज कर। खुद से जाएगा नहीं सी से डी तक, इसका मतलब तुमको काम करना पड़ेगा, इसका मतलब एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो W इक्वल टू प्लस डेल्टा यू, यहां तक किसी को डाउट नहीं है। डेल्टा यू को हम क्यू डेल्टा वी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ऐसा ऐसा क्यू डेल्टा वी। अब क्यू का तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि कौन सा चार्ज लेके जाने वाले हैं, प्लस क्यू। तो यहाँ स्मॉल या चार्ज की वैल्यू कैपिटल क्यू हो गई, इसको भूल जाओ। अब तुमको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब थोड़ा लॉन्ग कट में करता हूं, वो शॉर्टकट में कर दिया था।
स्टेप क्या है? स्टेप ऐसा है कि वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स या फोर्स इक्वल टू Q डेल्टा V। Q इंटू डेल्टा V क्या हो जाएगा? फाइनल पॉइंट कौन सा है? D माइनस इनिशियल पॉइंट कौन सा है? तो इनिशियल पॉइंट है C। चार्ज की जगह हमारे पास स्मॉल q नहीं है, जिस चार्ज को लेके जा रहे हो उसकी वैल्यू है कैपिटल Q इंटू Vd माइनस Vc। अब क्या करना है सुनो, जब C पॉइंट पे पोटेंशियल निकालोगे तो एक चार्ज है कि दो चार्ज है? अरे हाँ या ना बोलो क्या? दो चार्ज है, मतलब ये भी है और ये भी है। लेकिन ध्यान से देखो, मैंने उसको लिखा ही नहीं ऊपर में। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इस चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है। देखो ध्यान से, इस चार्ज के लिए सरफेस कैसे बिहेव करेगा? इक्विपोटेंशियल, मतलब यहां पे पोटेंशियल और यहां पे पोटेंशियल क्या आने वाला है? सेम। मतलब इसका इस चार्ज के कौन से पोटेंशियल C में भी कंट्रीब्यूट करेगा और इस चार्ज के कौन से पोटेंशियल D में भी कंट्रीब्यूट करेगा। और तुम माइनस करने वाले हो ना, तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो बचा क्या? A के लिए ही निकालना पड़ेगा ना। A के कौन से C पे कुछ पोटेंशियल होगा क्योंकि डिस्टेंस L है, और A के कौन से D पे पोटेंशियल कुछ और होगा क्योंकि डिस्टेंस 3L है। अब समझ में आया क्या किया मैंने ऊपर? उसमें मैंने B वाले चार्ज को इंक्लूड ही नहीं किया। B वाले चार्ज को इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि भाई जीरो हो जाएगा ना उसका डिफरेंस, और ये तो गधा मजदूरी करना है तो करो पूरा। फिर लिखो V एट पॉइंट D इक्वल टू इसका भी पोटेंशियल लिखो प्लस इसका भी पोटेंशियल लिखो, D पे भी दोनों का लिखो, फिर माइनस करो। क्या फर्क पड़ता है? इसका तो जीरो ही होने वाला था, बेटा इसी का लिख दो। आया सबको? यस। हाँ तो देखो, ये इतना छोटा क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा गड़बड़ कर दिए। अरे है ना? अब बताओ किसको नहीं आया? जल्दी बोलो। अरे अभी आया क्या? एक बार वापस से समझाओगे? हाँ सर। अच्छा ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एक चार्ज कैपिटल Q को C से D पे लेके जाना है, तो हमें काम तो करना पड़ेगा, वर्क ही निकालना है। तो W इक्वल टू प्लस डेल्टा U लिख दिया क्योंकि एक्सटर्नली काम करके लेके जाएंगे उधर। अब डेल्टा U को Q डेल्टा V लिख दिया, वहां तक सही है। अब Q के जगह क्या रख दिया है? Q के जगह जिस चार्ज को लेके जा रहा है उसकी वैल्यू क्या है? कैपिटल Q। नाउ पोटेंशियल D पे निकालना है, पोटेंशियल C पे निकालना है। वो तो तुमको निकालने सिखाया ही गया था ना कि C पे पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हो और D पे कैसे निकाल सकते हो। तो C पे निकालोगे तो चेक करो, इक्वल टू C पे निकालोगे तो क्या होगा बच्चे? नहीं, यहाँ D है, यहाँ D है पहले। सो D पे यहाँ D है। सो पहले इस चार्ज के लिए देखो तो क्या लिखेंगे? K इंटू माइनस Q अपॉन डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L प्लस इस चार्ज के लिए निकालो तो क्या हो जाएगा? K इंटू प्लस Q और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3L। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3L। मतलब यहां से D पॉइंट पे इन दोनों चार्ज के कौन से पोटेंशियल निकाल दिया। माइनस C के लिए भी तो निकालना है, तो C के लिए कैसे निकालोगे? तो C पे चेक करो, इसके कॉस से भी और इसके कॉस से भी, तो क्या लिखेंगे? सो लिखेंगे कि क्या लिखेंगे? हाँ, K इंटू कैपिटल Q अपॉन L, K इंटू कैपिटल Q अपॉन L, और इसके लिए क्या हो जाएगा? तो प्लस K इंटू माइनस Q, K इंटू माइनस Q अपॉन L। ठीक है, इसके लिए भी यहाँ पे तो चेक करो, ये वैसे भी ये और ये क्या हो गया? कैंसिल। तो यही दो बचा ना, ऊपर में भी मैंने वही किया है। इसमें KQ कॉमन ले लिया है, यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन 3L प्लस में है और माइनस 1 अपॉन L उसको अलग से रखा है। अब आया? हाँ सर। इसका शॉर्टकट मैंने क्या बताया था? ये B के कौन से पोटेंशियल C पे भी सेम होगा, D पे भी सेम होगा, क्योंकि देखो ना आप, ये पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ही बन जाएगा। ये यहां से इक्वल डिस्टेंस पे, तो ये पूरा सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, मतलब सब जगह पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। तो C और D पे डिफरेंस तो जीरो ही आएगा ना, मतलब डिफरेंस में दोनों इसके कॉस से उसकी वैल्यू क्या आएगी? जीरो। इसका मतलब तुमको सिर्फ A के कॉस से निकालना था। ठीक है, एक क्वेश्चन और करोगे? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, अभी होता है तो ठीक है, और नहीं होता है तो घर से ट्राई करना। ठीक क्वेश्चन है, मजा आएगा उसमें। ये JEE
पता नहीं कौन सा ईयर में पूछा गया था। सो चलो देखो, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट डिस्टेंस आर नॉट फ्रॉम ए पॉजिटिव लाइन चार्ज। ठीक है, मैं भावनाओं को समझाता हूं। एक लाइन चार्ज है, एक लाइन चार्ज है यहां पे, और लाइन चार्ज की वैल्यू नहीं दी है। अपने मन से क्यू भी ले सकते हो, लैम्डा भी ले सकते हो। ठीक है, एक लाइन चार्ज है, यहां से किसी आर नॉट डिस्टेंस पे, क्वेश्चन है ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट ए डिस्टेंस आर नॉट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज। मतलब यहां से आर नॉट डिस्टेंस पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, चार्ज क्या नहीं दिया है कुछ भी, तो तुम क्यू ले सकते हो, क्यू नॉट ले लो। एक पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट है, इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, 0। बोला है कि द स्पीड ऑफ द पॉइंट चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस r फ्रॉम ए लाइन चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू। फिर से बोला है द स्पीड ऑफ ए पॉइंट चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस। होगा क्या, सुनो, ये नहीं दिया मतलब प्लस में ही है, ये प्लस में और ये भी प्लस में एक दूसरे को क्या करेगा बच्चे, रिपल्सन करेगा। जब रिपल्सन करेगा तो ये भागेगा, भागेगा तो ये आगे जाएगा कहीं। तो किसी भी r डिस्टेंस पे, किसी भी r डिस्टेंस पे इस q नॉट चार्ज की वेलोसिटी क्या होगी वही फाइंड आउट करना है। ऑप्शन जो ए है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r अपॉन r नॉट है। ऑप्शन बी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ln r अपॉन r नॉट है। सी ऑप्शन है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e रेज टू पावर r अपॉन r नॉट है। एंड डी ऑप्शन है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ln r अपॉन r नॉट है। क्वेश्चन क्या है, समझ में आया? हाँ या ना? ये रॉड है, रॉड है। रॉड के लिए बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड याद करो। रॉड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था क्या था, 2k लैम्डा बाई r। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन क्यों यूज करना, ध्यान से सुनो। हाँ वो भी यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, सुनो, कर सकते हैं ऐसा। पहले ये बताओ लॉजिक क्या यूज करोगे इस v निकालने के लिए, बोलो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सही पॉइंट है पक्का, ये सही पॉइंट है। मास दिया है तब भी, नहीं दिया है तब भी हम एम ले सकते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। चार्ज भी थोड़ी दिया था, हमने अपने मन से लिया, मतलब यूज तो करना है तुमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वैसे दूसरा मेरे को ये भी लग रहा है ना कि इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने किया था तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से किया था, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ki प्लस ui इक्वल टू kf प्लस uf इक्वल टू kf प्लस uf। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, करना क्या है, मैं सबकी वैल्यू पुट अप कर देता हूं, कैलकुलेशन घर पे करना। ऑप्शन डी आएगा, घर पे चेक करना, ऑप्शन डी आएगा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इक्वल टू नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कांस्टेंट टर्म को हटा दिया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस ये इनिशियल एनर्जी रखा, फाइनल एनर्जी हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। और एक काम करते हैं, ये इधर एनर्जी को इधर लेके आ जाते हैं, तो ये ui और माइनस क्या हो गया uf। चेक करो, ये इनिशियल और माइनस फाइनल एनर्जी है, इसको q इंटू v1 माइनस v2 लिख सकते हैं क्या, मतलब q इंटू डेल्टा v लिख ही सकते हैं ना, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। हाँ या ना? एक काम करना, मैं रॉड के लिए पोटेंशियल निकालना सिखाया हूं, तो तुम क्या करना, यहां से किसी भी, ये तो r है ना, ठीक है, यहां से किसी भी r डिस्टेंस या x डिस्टेंस पे जाके, कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, इसका पोटेंशियल यहां ले लेना। क्या बोला, पता चला? इसका पोटेंशियल यहां ले लेना। देखो सुनो ध्यान से, यहां से सपोज x डिस्टेंस पे जाके इस पॉइंट का पोटेंशियल लेना, छोटा सा पोटेंशियल, और उसको इंटीग्रेट कर देना, कहां से कहां तक, 1 से लेके 2, मतलब r0 से लेके r तक। क्या बोल रहा हूं, पता चल रहा है? ये कैलकुलेशन इसके लिए ये इक्वेशन फर्स्ट ले लो। क्वेश्चन है v1 माइनस v2 कैसे निकलेगा। तो लफड़ा ये है ना कि इसका पोटेंशियल एक बार यहां पे चाहिए और एक बार यहां पे चाहिए,
और गड़बड़ बात यह है कि इसका पोटेंशियल वैरी करता है, इसका पोटेंशियल यहां से यहां तक कांस्टेंट नहीं है, तो क्या करोगे फिर? कुछ नहीं, इसका पोटेंशियल एक बार क्या करोगे, यहां से x डिस्टेंस पे जाके तो फॉर्मूला क्या होता है, यहां से y डिस्टेंस पे जाके छोटा सा पार्ट कट कर लेना, dy हो जाएगा, चार्ज dq हो जाएगा। इस पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या यूज करोगे, kq/r, तो dv का फॉर्मूला निकाल देना kq/r, मतलब kq ये डिस्टेंस तुमको पता चल जाएगा, ये पता है तो वो निकल जाएगा, इंटीग्रेट कर देना v1 से लेके v2 तक, और ये r0 से लेके r तक, तो उससे क्या निकल जाएगा, v1 माइनस v2, जैसे वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, v निकल जाएगा। क्या बोला, पता चला? हाँ सर। दूसरा इसका मेथड पता है क्या पता लग रहा है मुझे? दूसरा मेथड, अगर वर्क इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगा दिए तो भी तो कर सकते हैं। देखो वर्क का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अभी छोटा वर्क है तो क्या लिख सकते हैं, तो छोटा वर्क के लिए यहाँ पे F इंटू क्या, इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू dx ले लेना, और ये तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगा हाफ इंटू m इंटू v स्क्वायर, इनिशियल क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे क्या करना, Q इंटू E इंटू dx कर देना, E इंटू dx इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। E की वैल्यू तुमको पता है k लैम्डा बाई r होता है, तो एक काम करना, यहाँ पे Q बाहर हो गया, E की वैल्यू क्या रख देना, k लैम्डा अपॉन x इंटू dx इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर। लिमिट कहां से ले लेना, r0 से लेके r तक, तो देख के ही पता चल रहा है k लैम्डा बाहर आ रहा है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, log x, ln x ही होगा ना पगले, सब ln x होगा। अब ln देखो अपर लिमिट r है माइनस लोअर लिमिट क्या है, r0 है, तो log r माइनस log r0 क्या हो जाएगा, log a by b, मतलब log r by r0 इक्वल टू क्या, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, तो v इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट, हो गया आंसर। मतलब दोनों कर सकते थे, ये वाला ज्यादा इजी था बच्चे, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता थी, पोटेंशियल तुमको पता नहीं था। पहला वाला मेथड नहीं समझ रहा है। अरे पहला वाला मेथड पगले, ये वाला मेथड जैसे है वैसे ही वो भी है, कि इसके लिए हमें रास्ते में कहीं पे भी एक छोटा सा पोटेंशियल लेना, उसको इंटीग्रेट कर दो r0 से r तक, तो उससे पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। पोटेंशियल तो दोनों पॉइंट पे लेंगे ना। अरे पोटेंशियल इसके लिए वेरिएबल है, जितना आगे जाते जाएंगे वैल्यू चेंज होगी, तो तुम किसी एक पॉइंट पे ले ले भाई रास्ते में, और उसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करते, r0 से लेके r तक, ऐसे ही निकालते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड भी। अगर यहां से यहां तक वैरी होता है, इसमें क्या किया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पहले से पता थी, इसीलिए शॉर्ट दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से पता थी इसका, कि किसी भी r डिस्टेंस पे, तो मैंने x डिस्टेंस पे ले लिया और उसको इंटीग्रेट कर दिया, r0 से लेके कहां तक, r तक आया। यस सर। अब मेरे को ये वाला शॉर्ट लगा, क्यों, पोटेंशियल इसका पता नहीं था कि इसका किसी भी डिस्टेंस पे, याद करो मैंने पोटेंशियल ये वाला बताया था, इस वाले पॉइंट पे निकाला था, ठीक है, लेकिन मैंने पोटेंशियल इस वाले पॉइंट पे नहीं निकाला था, तो तुमको क्या करना पड़ेगा कि ये वाले पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, लेकिन तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से पता है ना, तो बेटर मेथड ये है, ये वाला थोड़ा लंबा होगा, ये वाला शॉर्ट में हो जाएगा। ये तो हो गया, 2 लाइन में आंसर आया बच्चे। यस सर। सो आप घर पे जाके इसको ट्राई करना, आप ये हालांकि ये मैंने सॉल्व कर दिया है, बस log x कर देना, बाकी आंसर हो गया। सो ऐसे क्वेश्चन ये जेडब्ल्यू शायद लास्ट में ही पूछा था, 2018 या 19 में पूछा है ये क्वेश्चन। तो चलो नेक्स्ट क्लास में हम कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे, एक नया एनर्जी के साथ, मजा आएगा बहुत।